किरकोळे बीच में खड़े हैं, सामाजिक समरसता गतिविधि के सह संयोजक ऐसा उनके पास दायित्व है। मैं सुहास जी को आमंत्रित करता हूं, आगे के प्रश्नोत्तर का सत्र वो चलाए। जिज्ञासा समाधान के इस सत्र में अगली श्रेणी है धर्म, नैतिक मूल्य, संस्कृति। प्रश्न करता है नवनीत मुणोज जी, नरसीराम जी, रणजीत पुराणिक जी, साकार यादव जी, डॉक्टर प्रभाकर उकले, कुणाल अग्रवाल जी, भूपेंद्र पंड्या जी, राजीव खांडेकर जी। 3 छोटे छोटे प्रश्न हैं, इकट्ठा कह रहा हूं। आर्थिक विकास के दौर में धर्म व संस्कृति की अवधारणा, उसका संरक्षण और उसके अनुसार कर्म, इसे कृपया स्पष्ट करें। कई स्वयंभू लोग विविध व्याख्या देते हैं, उसमें से सही व्याख्या को कैसे आगे बढ़ाएं? मंदिर स्वच्छता कैसे बनाए रखे? संघ इसके लिए क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है? और बुद्ध और हिंदू धर्म को तुलनात्मक रूप से स्पष्ट करें। साथ ही मुस्लिम और ईसाई आदि लोगों को हिंदू धर्म कैसे समझाएं? तो अपने यहाँ ऐसे कहा गया है धर्माद अर्थश्च कामश्च, धर्म के कारण ही अर्थ और काम सफल होते हैं। धर्म समाज की धारणा करता है, समाज के लिए चलता है। आपका अर्थ कारण अगर समाज के लिए नहीं चला, खुद के लिए केवल चला, तो ज्यादा दिन सुरक्षित नहीं रहेगा। आपका आर्थिक विकास होगा, जिनका नहीं हुआ वो आपके विकास को ध्वस्त करेंगे। सब सुखी है तभी हम सुखी हो सकते हैं, नहीं तो दुखी लोग सुखी लोगों का सुख नष्ट कर देते हैं। और इसलिए जिसको सुखी होना है वो सबको सुखी करे, तब वो भी सुखी होता है, व्यवहारता भी और मानसिक दृष्टि से भी। तो इसलिए अर्थ कारण उसके अनुसार चलना चाहिए। तो एक सूत्र ध्यान में रखना, यावत भ्रियेज जठरम तावत सत्वम ही देहिनाम। अपना काम चलाने के लिए जितना चाहिए उतना खुद को दो, अभाव में नहीं रहना। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, अतिथि सत्कार, ये 6 गृहस्थ धर्म के कर्तव्य हैं, वो पूरे होने चाहिए। साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए। और थोड़ा समाज कहने के बाद एक स्थान महत्व होता है। तो सन्यासी किसी भी वेश में रह सकते हैं, बिल्कुल सादे वेश में, उनके लिए औपचारिकता नहीं है। गांधी जी जैसे महापुरुष और एक शाल लपेट पर और छोटी धोती पहनकर भी गोलमेज परिषद में जा सकते हैं। लेकिन सामान्यतः देशों के जो प्रमुख हैं उनको एक विशिष्ट प्रोटोकॉल पालन करना पड़ता है। ऐसे समाज में भी एक हैसियत रहती है, उसके हिसाब से रहना करना पड़ता है। उतना थोड़ा सा ज्यादा ये अलाउड है। इतना अपने लिए है, बाकी सब समाज के लिए है। तो पुराना रिवाज ऐसा था कि अपनी जो आय है उसका 1/6 खुद के लिए रखना, 1/6 अपने परिवार के लिए रखना, 1/6 ये भगवान पूजा इसके लिए रखना, 1/6 ये आड़े वक्त में काम आए इसलिए बचत में रखना, 1/6 ये धर्म के लिए रखना, समाज के काम, अस्पताल, धर्मशाला, पानी का स्थान वगैरह वगैरह, और 1/6 राजा को देना। अपनी आय में ये 6 हिस्से होते हैं। वो अपनी आय अपने लिए केवल नहीं रहती, मैं, मेरा परिवार और आड़ा वक्त, ये होने के बाद और 3 हिस्से देव, राजा और धर्म,
इनके लिए है। तो इसलिए इससे ज्यादा जो लेगा उसको चोर कहा है। यो अधिकम मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। 2 हाथों से कमाना, सहस्त्र हाथों से बांटना। धन के उपयोग 3 है, दानम भोगो नाशः। ये 3 गति है धन की। या तो आप अपना धन दान करो अथवा उसका उपभोग करो, नहीं तो वो नष्ट हो जाएगा। उपभोग पर संयम बरतो और दान में अधिकतम दो। ये धन का उत्तम विनियोग है। तो ये बात देते हैं तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, यानी ये पुराना है, संस्कृत है, इसलिए वो जमाना गया ऐसा नहीं है, आज भी ऐसा है। आप ऐसा नहीं करोगे तो नक्सलवादी आएंगे, आप ऐसा नहीं कहोगे तो गरीबों की आह कहां कहां ले जाएगी देशों को, कुछ बता नहीं सकते। और इसलिए धर्माद अर्थश्च कामश्च सधर्मम किम न सेव्यते, ये आज भी उतना ही लागू है। अब व्याख्या मैंने वचनों के आधार पर दी है, मुझे भी आप स्वयंभू कह सकते हो, लेकिन वो वचन है उसका मैंने आपको बताया, मेरा अपना कुछ नहीं है इसमें। स्वच्छता कैसे बनाए रखे उसके बहुत टेक्निक है, लेकिन स्वच्छता बनाए रखनी है, ये मंदिर है, ये पवित्र रहना चाहिए, ये भाव संचालक और भक्त दोनों में जागरूक होता है तब स्वच्छता रहती है। बाकी फिर क्या क्या करना उसके टेक्निक्स तो बहुत है, लेकिन मूल में हम मंदिर में भगवान के पास जा रहे हैं तो मंदिर एक सार्वजनिक स्थान है जहां बाकी लोग भी आएंगे। मेरा दर्शन हो गया, मेरा काम समाप्त हो गया, ऐसा नहीं। मैं दर्शन करने आऊंगा जाऊंगा, किसी को मेरे कारण कष्ट न हो, मैं दर्शन करने आऊंगा जाऊंगा, मैं वो स्थान ठीक रखूं बाकी लोगों के लिए भी, ये मेरा दायित्व है। इस भावना से जब होता है, भक्ति से जब होता है, तब मंदिर स्वच्छ रहते। गुरुद्वारे में जाइए, आपके जूते साफ करने से सारी बातें काम भक्त वहां भक्ति से करते हैं, बड़े बड़े लोग करते हैं, क्योंकि उनकी भावना है ये गुरुद्वारा है, ये पवित्र रहना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए, यहाँ आए हुए भूखे को भोजन मिलना चाहिए, यहाँ शांति रहनी चाहिए। ये सब चिंता वहां एक एक व्यक्ति करता है। तो ये भक्ति समाज में जागरूक करना, विवेकी भक्ति, तो फिर मंदिर स्वच्छ रहते हैं। और हिंदू धर्म नाम का कोई अलग धर्म है नहीं। आपने बुद्ध धर्म कहा, हिंदू नाम का कोई धर्म है नहीं। आप वैष्णव धर्म कहते हैं, शैव धर्म कहते हैं, वैदिक धर्म कहते हैं, ऐसा कुछ कहते तो तुलना की जा सकती। लेकिन जो स्वभाव है कि सत्य भाई अपने आप जानो, और हर आदमी अलग प्रकृति का है तो अलग अलग जानेगा, तो एक न एक दिन सत्य के पास पहुंचेगा। तब तक उसके रास्ते का सम्मान श्रद्धा सब करना है, अपने रास्ते पर पक्का रहना, मिलजुल कर चलो। ये स्वभाव के नाते धर्म है। रिलीजन के नाते मुझे लगता है कि बुद्ध का विचार भी रिलीजन नहीं है। बुद्ध ने अपने धर्म को सनातन धर्म ही कहा है, और हम भी धर्म को सनातन धर्म ही कहते हैं। उसमें अंतर नहीं है। अंतर केवल इस बात का है कि धर्म का आचरण करते करते लोकाचार के कारण अनेक उस पर, जैसे हनुमान जी के मूर्ति पर वो लेप लगाते हैं ना, वो जम जाता है और बहुत सालों के बाद एकदम गिर जाता है नीचे। ऐसा कुछ जमता है, उसको निकालने का काम धर्म में सुधार करने वाले लोग समय समय पर करते हैं। तथागत वैसे ही एक थे, और इसलिए उन्होंने शाश्वत बातें वही रखी, और ऊपर जो समयानुसार बदलने की बातें थी उनको बड़ी कठोरता से बदला। तो तुलना करनी है तो मूल में ये एक ही बात है, सनातन धर्म की 2 शाखा। डॉक्टर अंबेडकर साहब को दीक्षा देने के लिए बर्मा से जो गुरु आए थे, उन्होंने ये कहा दीक्षा विधि के बाद कि सनातन धर्म की एक शाखा है, सनातन धर्म की वो एक शाखा है, वैदिक धर्म, बुद्ध धर्म। तो अंतर क्या है? अंतर ऊपर के कर्मकांड में जो काल सुसंगत है वो रखा, जो काल बाह्य हो गया उसको बदला, रूप बदला, वस्तु वही है, रोल बदला। शिवाजी महाराज का रोल था, दाढ़ी वाड़ी लगा के आए थे। बाद में आर्य चाणक्य क्या हो गया तो शिखा बढ़ गई,
दाढ़ी चली गई, ऐसा हो गया। आदमी वही है, भूमिका बदली है, ऐसा वो है। इसलिए एक शाश्वत धर्म के नाते इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो मैंने बताया कल, उपदेश तो यही है ना, सब पापस्य अकरणम कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त परियोधपणम। तुका म्हणे आम्हा युद्धाचा प्रसंग, अंतर्बाह्य जग आणि मन। हम नित्य लड़ते हैं, बाहर दुनिया से लड़ना पड़ता है, अंदर अपने मन से लड़ते हैं, चित्त शुद्धि करते हैं। सारी उपासनाएं चित्त शुद्धि के लिए है। तो चित्त शुद्धि होने के लिए समय समय पर जो करना पड़ता है वो बदलते हैं, लेकिन चित्त शुद्धि होने के बाद सत्य, करुणा, शुचिता, तपस के धर्म पर आधारित आचरण, भगवान जब आएंगे आएंगे, वो उनकी मर्जी है, हमको केवल प्रतीक्षा करनी है, ऐसा रहना पड़ता है। इसलिए धर्म के नाते दोनों में अंतर नहीं, रिलीजन दोनों अलग है। अब मुस्लिम ईसाई लोगों को कैसे समझाना, आप समझाने के झंझट में पहले मत पड़िए। दोस्ती हो जाने दीजिए, आपका विश्वास उन पर, उनका विश्वास आप पर। ऐसा होने के बाद आप समझाएंगे, उन पहले समझ लो ईसाइयत क्या है। ईसाइयत और इस्लाम दोनों में जो शाश्वत है और जो बाद में जुड़ गया है वो सुसंगत नहीं है। इसलिए इस्लाम कहते हैं कि शांति का है, परंतु शांति तो कहीं दिखती नहीं, क्योंकि सब दुनिया के सब रिलीजन्स के पीछे एक स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है। वो आध्यात्मिकता से जब रिलीजन दूर जाता है तो फिर वो नाश का कारण बन जाता है, विकृत बन जाता है, डोमिनेटिंग बन जाता है, एग्रेसिव बन जाता है। जब अध्यात्म पर अधिष्ठित है रिलीजन तो वो चित्तशुद्धि करता है, भगवान की ओर ले जाता है। तो मुझे लगता है कि आज जो स्वरूप दिख रहा है ईसाइयत और इस्लाम का, वो पैगंबर साहब का इस्लाम या ईसा मसीह की ईसाइयत नहीं है। उसमें जो राजनीति जुड़ गई तुरंत बाद में, रोम के सम्राट पहले पोप बने और इधर खलीफा की गद्दी को लेकर झगड़े शुरू हुए। उसके बाद जो आया है वो पॉलिटिक्स है ज़्यादा, वो प्रभाव वर्चस्ववाद है। तो इस जंजाल से निकलकर सच्चे इस्लाम को, सच्ची ईसाईयत को समझो। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जो तो मत तो पथ। पहले आप ये समझो, दोस्ती करो, उसके बाद उनको बताओ कि भाई धर्म सबका एक है, मानव धर्म है, वो सनातन है, और आजकल उसी को हिंदू धर्म कहते हैं। तो बदलना कुछ नहीं है, सच्चे धर्म पर आना है। इस्लाम छोड़ने की, ईसाईयत छोड़ने की जरूरत नहीं, सच्चे ईसाईयत इस्लाम पर आओ। वो तुम करोगे तो ये सब झंझट चली जाएगी तुम्हारे मन से। लेकिन ये दोस्ताने के बाद ही बता सकते। तो पहले आप दोस्ती करो, दोस्ती के लायक उनको बनने दो, हम बने, बाद में ये बात हो सकती है। और पहले पहले बात मानना दुनिया में रिवाज है, लोग शक्ति को मानते हैं। सुनते उन्हीं का है जिनके पीछे कोई ताकत है ना। मैं अभी अमेरिका में जाने वाला हूँ अगले साल, ये शताब्दी कार्यक्रम की। तो वहाँ मैं भी भाषण की शुरुआत करूँगा, माय अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। स्वामी विवेकानंद ने कहा तो 3 मिनट तालियां बजती रही। मेरे पर कोई ताली नहीं बजाएगा, मुझे मालूम है। तो कहने वाले विवेकानंद है तब अलग परिणाम होता है। तो हिंदू को सबके अपनेपन की और शांति की बात कहनी है, लेकिन दुनिया पहले हाथ में डंडा है कि नहीं ये देखती है। तो हिंदू के बारे में इतना हो जाए कि इनका बाल बाका कोई नहीं कर सकता, फिर भी ये दोस्ती की बात कर रहे हैं तो इसमें कुछ दम है, फिर दुनिया सुनेगी। प्रश्नों का अगला समूह है ग्लोबल अफेयर्स। प्रश्न करता है मंजीत जी, वृषाली कदम जी, अनिकेत देव जी, साहिल जोशी जी। एक प्रश्न है, व्हाट हैज बीन द इम्पैक्ट ऑफ
the RSS on Bharat's foreign policy? What issues do you believe are hindering Bharat from becoming a Vishwaguru? How should Bharat balance economic growth and spiritual growth in society so our values system gets stronger but without slowness in economic prosperity? Should Bharatiya cuisine be promoted more effectively to the world? और एक प्रश्न है, RSS and स्वदेशी जागरण मंच are very sensitive about outside products, especially in agriculture. What is your view on India-US deal? अब डील का मैंने बहुत अध्ययन नहीं किया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार तो चलेंगे। आइसोलेशन में आज कोई देश जी नहीं सकता, तो लेन देन चलेगी, तो डील्स होंगे, और डील्स में कुछ मिलेगा, कुछ देना भी पड़ेगा, ऐसा ही रहता है। तो कम से कम नुकसान अपना हो, नुकसान अपना न हो, बने तो विन विन डील करे, नहीं तो अपना विन तो श्योर करे। ऐसे ही डील सब लोग करते हैं, हमको भी वैसे ही करना पड़ेगा। वो किया होगा ऐसी आशा है, क्योंकि ये जो हम एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं पिछले 10 वर्षों से, वो अड़ने वाला और तन के खड़ा होने वाला है। तो आशा करता हूं अध्ययन के बाद भी मुझे यही दिखाई देगा कि क्या है। परंतु जो कुछ लेना है वो एडाप्ट करके लेना है, अपना नुकसान न हो ये तो देखना है। तो इसलिए हम सेंसिटिव होते हैं आउटसाइड प्रोडक्ट्स के बारे में। खेती में एक बात है, किसान अपना मालिक होना चाहिए। अब आपने कोई किसी कंपनी से सीड लिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो वो अपना सीड तैयार नहीं करता, वो पौधा, फिर से आपको सीड चाहिए, वहां से लेना पड़ेगा। किसान अपना मालिक नहीं रहा। हमारे यहाँ खेती, किसान कभी कर्जबाजारी नहीं हुआ। कारण क्या है? तो जैविक आधारित खेती थी, पशुपालन था, तो खाद अपनी, पेस्टिसाइड अपना, और अपना बीज। कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी एग्रीकल्चर की, हमारी खेती हमारी प्रयोगशाला थी, हमारा किसान हमारा शास्त्रज्ञ था। 8-9 हजार भात की वैरायटीज हमारे पास थी, चुरा ले गए लोग, 3000 आज बची है हमारे पास। ये वैरायटी उत्पन्न करने वाले कौन थे? हमारे किसान थे, अपने मालिक थे, चाहे जो प्रयोग कर सकते थे। उस पर बंधन आता है। दूसरा, सदियों से हमारी वैरायटी चल रही, स्वास्थ्य वगैरह के लिए उसका कोई होता होगा दुरुपयोग वगैरह, तो वो सब चला गया, धीरे धीरे वो बाजू हो गया। अब जितना उपयोगी है उतना हमारे हाथ में रहा। ये नए प्रयोग होते हैं, उसका लॉन्ग टर्म परिणाम क्या है ये अध्ययन किए बिना, नया है इसलिए लेना, पुराना है इसलिए लेना, ये भी गलत है। नया है इसलिए लेना, ये भी गलत है। पुराणमित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवमिति अवध्यम। ये पुराने बारे में है। पुराना है इसलिए अच्छा है ऐसा नहीं, पुरानी कविता नई कविता है इसलिए पढ़ने लायक नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा उल्टा भी कह सकते। संतः परीक्षान्य तरत भजन्ते मूढ़ पर प्रत्यय नहीं बुद्धि। ये जल्दी जल्दी करार करके वो प्रोडक्ट्स लाना, किसका इंटरेस्ट क्या रहता है उसमें पता नहीं, और किसानों को उन प्रयोग के बलि बनाना, ये हम ठीक नहीं समझते। तो जो भी लेंगे, जो ज्ञान तो सारी दुनिया से आना चाहिए, ये अपनी परंपरा है। आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वता। परंतु जो लेना है उसकी परीक्षा करके लेना है। बिना परीक्षा किए, बिना अपने देश की आकांक्षा, परंपरा, अपने किसान के हित को जाने, नया है इसलिए बड़ाबड़ स्वीकार करे, ये ठीक नहीं है। और इसलिए इसके बारे में हमारा सेंसिटिव होना हमको सही लगता है। बताया सब, इकोनॉमिक और स्पिरिचुअल ग्रोथ के बैलेंस के बारे में बताया मैंने। धर्म पर बैलेंस करेंगे तो हमारा, हम केवल आध्यात्मिक उन्नति वाले नहीं है। अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतम अश्नुते। तो भौतिक विज्ञान से
मृत्यु पर विजय प्राप्त करो और आध्यात्मिक ज्ञान से अमरत्व की प्राप्ति करो, ये जीवन का तरीका है। तो उससे विरोध नहीं है हमारा, लेकिन वो सबके लिए है, उपयोग में लाना है। अपनी भौतिक संपदा केवल हमारे लिए नहीं, मेरा विकास पूरे विश्व के विकास में परिणत हो, ऐसा विकास मनुष्य का विकास है। केवल अपना विकास पशु का विकास है, उसको इलाज नहीं, उसको विचार नहीं है, मरते दम तक उसको जीना है। क्यों जीना है उसको पता नहीं, जन्मे क्यों पता नहीं। तो वो अपनी सोचता है आहार निद्रा भयतु मैथुन च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। लेकिन मनुष्य है तो उसकी संवेदना आप प्रयोग करो, बताया कि नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन आप भोजन को बैठो और एक भूखे आदमी मांगने वाले को सामने बिठाओ और वो मांग रहा है, आप खाते जा रहे हो, ऐसा कर सकते हो क्या? आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप मनुष्य हो, आप अंदर से जुड़े हो सबसे, सब जुड़े हैं, लेकिन आपको पता है कि आप अंदर से जुड़े हो, आपके अंदर वो ज्ञान है, और इसलिए वो आपको दूसरों की चिंता करना सिखाता है। ये ध्यान में रखकर इकोनॉमिक विकास करना, पर्यावरण की हानि न होनी चाहिए, विस्थापन नहीं होना चाहिए, होने ही वाला है तो कम से कम होना चाहिए, और विस्थापन तो कोई व्यवस्था पहले होनी चाहिए, बाद में विस्थापन होना चाहिए। ऐसी सारी बातें ध्यान में रखकर ये विकास करो तो विकास सबके लिए उपकारक होगा। हिंदुत्व इस समूह के प्रश्न करता है श्री रमन मोहन कुकरेती जी, संदीप चौहान जी, पूनम दुलाराम जी, श्रीनिवास जी, एस बालकृष्ण जी। प्रश्न है, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है? राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और अंत्योदय, क्या आप इसे दैनिक जीवन के लिए व्यवहारिक रूप से समझा सकते हैं? इसमें हिंदुत्व सांस्कृतिक एकरूपता के समावेशी दृष्टिकोण के साथ विविध मतों और असहमतियों का स्थान कैसे हो? हिंदू कैसे संगठित हो? एक छोटा सा और एक विषय इससे जुड़ा थोड़ा सा है, वो है स्वातंत्रवीर सावरकर को भारत रत्न देने में देरी क्यों हो रही है? उस समिति में मैं नहीं हूं, लेकिन कोई मिला तो मैं पूछूंगा। लेकिन स्वातंत्रवीर सावरकर को भारत रत्न मिला नहीं मिला, तो भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा। बिना उस सम्मान के ही वो लाखों करोड़ों हृदयों के सम्राट बने हैं। तो ठीक है, हाँ और भी है बताना। तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना मैंने स्पष्ट की कल। ऐसा है, राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र के घटकों के बारे में अपने यहाँ एक चाणक्य का सूत्र है। राष्ट्र क्या होता है? उसकी आत्मा है जो शाश्वत है, वो जब तक वो है तब तक वो राष्ट्र है। वो है जनपदवती भूमि। भूमि यानी भूमि, जल, जन, जंगल, जानवर, सब इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी सहित वो भूमि, और वहाँ का जन। वो जनपद कब कहलाता है, समाज कब कहलाता है? जब उसका उस भूमि के साथ लंबा साहचर्य होने के नाते आपस में भी एक अपनापन विकसित होता है। भारत माता के पुत्र के नाते हम सहोदर भाई है, ऐसा एक भाव उत्पन्न होता है। दूसरा, उसके साथ में एक कॉमन पर्पस रहता है। तो हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को पूछ लीजिए, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, निरक्षर, विद्वान, किसी को भी पूछिए कि भाई जीवन कैसे हो, तो वही बताएगा जो मैंने पहले बताया। साई इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए। हो सके तो जीवन में भगवान मिल जाए, और जब तक नहीं मिलता तब तक सेवा परोपकार जीवन में होता रहे। मान्यता यह है, आचरण भिन्न हो गया तो भी मान्यता कायम है, इसी को अच्छा मानते हैं। इसलिए हम समाज है, और इस जनपद को इसलिए पा रहे कि इस भूमि के साथ हमारा
पुत्रत्व का संबंध है। ये हमारी माता है, भारत माता, ये आत्मा है। और इसकी संस्कृति सनातन काल से जो है, जो प्रथम संस्कृति विश्ववारा भारत की है, यानी दुनिया की है, जिसको सनातन संस्कृति कह सकते हैं, भारतीय संस्कृति कहते ही है, वो हिंदू संस्कृति ही है। और इसलिए डॉक्टर हरिद्वार कहते थे कि भारत को अपनी मातृभूमि में आने वाला एक भी हिंदू भारत में जीवित है तब तक हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। बाकी बातें आने जाने वाली है, बाकी जो घटक है, ये आत्मा है, ये है तो शरीर बहुत होते हैं, लेकिन ये केवल आत्मा है, उसका शरीर होना पड़ता है, जो हम बना रहे सब लोग मिलके। वो क्या है? जनपदवती भूमि के बाद राज्य, बल, दुर्ग, कोश, अमात्य और सुहृद। तो राष्ट्र है, उसकी रक्षा के लिए राज्य चाहिए। पहले जब धर्म पूर्ण था तब नहीं था। न राज्यम नैव राजासीत न च दंडो न च दांडिका धर्मेणैव प्रजा सर्वे रक्षन्ते स्म परस्परम। ऐसी एक स्थिति थी जिसको हम सत्ययुग कहते हैं। परंतु बाद में हमारी बुद्धि में चलन आ गया तो फिर राजा की आवश्यकता पड़ी। आजकल प्रजातांत्रिक सरकार है, राजा के फॉर्म्स अनेक हो सकते हैं, लेकिन राज्य चाहिए। राज्य चाहिए तो उसकी शक्ति चाहिए, तो उसका बल होता है, सारे फोर्सेस, और उसके फिर एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, किले होते, ये होते। आजकल किले नहीं होते, लेकिन कैंटोनमेंट्स होते हैं, कई बातें होती हैं। तो वो सारा एस्टेब्लिशमेंट है दुर्ग। अब ये सब चलाना है, और देश का व्यापार भी, अर्थ कारणों के सब चलाना है, तो इकोनॉमी चाहिए, तो कोश वो है। इसको सब चलाने वाले प्रामाणिक निस्वार्थ बुद्धि के गुणी और विद्वान लोग चाहिए। तो अमात्य है, मिनिस्टर्स, वो ऐसे हो, ऐसी अपेक्षा है, कभी होते कभी नहीं भी होते, वो है। और फिर राज्य, बल, दुर्ग, कोश, अमात्य और सुहृद, यानी दुनिया में जीना है तो दुनिया में अपने मित्र चाहिए। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वो बदलते रहते हैं, लेकिन मित्र होने पड़ते हैं। ये सब उसके बाहरी अंग है, शरीर है, जो बदलते भी रहते हैं। तो ये राष्ट्र की कल्पना है, अपने यहाँ यही है। नेशन स्टेट की कल्पना विदेशी है, हमारे यहाँ वो लागू होती नहीं, कभी रही नहीं। अपनी कल्पना ये है। व्यावहारिक रूप में इसको क्या समझाना? हमारे एक राष्ट्र है, यानी हम अपने समाज के लिए जिए, हम अपने पर्यावरण के लिए जिए, हम अपने देश की सुरक्षा के लिए जिए, हम अपने देश के वैभव के लिए पुरुषार्थ करें। ये राष्ट्रीयता है। हम कौन है, इसका स्पष्ट ज्ञान अपने हृदय में होना चाहिए। नहीं तो हम है यानी क्या है, भारत यानी भारत क्या है, हिंदू यानी हिंदू क्या है, ये समझे बिना हम किसके लिए काम करें स्पष्ट नहीं होता। शत्रु मित्र बोध स्पष्ट नहीं होता। और इसलिए उसको मन में स्पष्ट रहकर इसके लिए काम करना, ये राष्ट्रीयता है, ऐसा हम समझा सकते हैं। समझाते और समझ भी जाते लोग। कल मैंने ऐसे ही कुछ कहा तो आपने तो तालियां बजाई कल, तो लगता है कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन बार बार सुनना पड़ता है तब आता है समझ में। चलो, और हमारा समावेशी दृष्टिकोण है, विभिन्न मत है। समानो मंत्र समिति समानी समानम मन सह चित्तमेशाम, ऐसा है संगठन सूक्त में। विनोबा भावे जी कहते हैं कि ये ऋग्वेदकारों का मानवीय मन का ज्ञान कितना गहरा था उसका निदर्शक है। उन्होंने कहा समान मंत्र हो सकता है, समिति समानी ये भी हो सकता है, समानम मन ये भी हो सकता है, लेकिन चित्त किसी का एक होना असंभव है। जितने आदमी उसने अलग अलग चित्त, लेकिन ऋग्वेदकारों ने समचित्त नहीं कहा, उन्होंने कहा सहचित्त। यानी आपका चित्त अलग है, मेरा चित्त अलग है, आपका विचार अलग है, मेरा, लेकिन हमको साथ चलना है। आप सत्तारूढ़ है, हम विरोधी है, आप कम्युनिस्ट है, हम हिंदुत्ववादी है, ये सब रहता है, लेकिन हमको इस देश में साथ रहकर इस देश को बड़ा करना है। ये सहभावना, ये मूल है हमारे सभी विचारों में, ये सहभावना आती है।
तो सृष्टि का कोई भी घटक ऐसा नहीं है जिसको जगह नहीं है। मेंढक को भी स्थान है, सांप को भी स्थान है, सांप को खाने वाले गरुड़ का भी स्थान है, सबका स्थान है। कोई ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई भी बिना कारण नहीं है, एक धूल का कण भी उसका प्रयोजन है। ये हमारा पहले से दृष्टिकोण है। इसलिए असहमति का, विविध मतों का स्थान क्या है? उनको व्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन समाज जीवन को, राष्ट्र जीवन को हानि न पहुंचे, इस मर्यादा में वो चलते हैं। और सामूहिक निर्णय जो होता है उसके साथ सब हो जाते हैं। अपना मत चर्चा तक है, निर्णय होने के बाद जो निर्णय है वही हमारा मत है। ऐसे चलने का अनुशासन अपेक्षित है। अगला प्रश्नों का समूह है पॉलिटिक्स। प्रश्न करता है मिलिंद भागवत जी, प्रवीण बिस्कुले जी, डॉक्टर विजय हब्बू जी, एडवोकेट जेपी मिश्रा जी, उदय मानपाटक जी, अनिल मुथा जी, हरीश भीमानी जी। राजनीती और संघ का संबंध। भाजपच्या सत्तेत येण्याने संघाचे चांगले दिवस सुरू झाले का? भाजप संघाची राजकीय शाखा है का? क्या आरएसएस को भाजपा पर दबाव डालना चाहिए कि वह भ्रष्ट और सिद्धांतहीन नेताओं का आयात बंद करे? विचारहीन सत्ता केंद्रित राजनीति के दौर में आपके पास आने वाले को आप कैसे मार्गदर्शन करेंगे? आजकल राज्यों में भाजपा के संगठन मंत्री संघ क्यों नहीं दे रहा है? और इससे जुड़ा एक विषय है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भी 100 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह संघ का विस्तार हुआ उस तरह कम्युनिस्ट विचारों का विस्तार क्यों नहीं हुआ? अच्छा, तो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए जो प्रश्न है वो आपको वहां पूछना चाहिए। वो अगर हमसे आकर पूछते तो हम उनको मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हैं। अब भाजपा का सत्ता में आने से हमारे अच्छे दिन शुरू हुए, ऐसा नहीं है, उल्टा है। कल मैंने बताया था, हम एक विचार और नीति लेकर चलते हैं। जैसे जैसे हमारी शक्ति बढ़ती है हम उसका प्रतिपादन करते हैं, प्रचार करते हैं, लोग उसको मानने लगते हैं। अब लोगों में अगर वो नीति स्वीकार हो गई तो चुनावी राजनीति में जो उस नीति का पुरस्कार करते हैं उनको अपने आप लाभ होता है। किसने करना है हम नहीं बताते, उनकी मर्जी है। हम राम मंदिर के पक्ष में खड़े रहे, राम मंदिर के पक्ष में जो थे उनको लाभ हुआ, अन्य लोगों को मना नहीं थी तो उन्होंने नहीं किया। अब हमारा बल है और लोग सुनते हैं, मानते भी है, तो उसके साथ चलने वालों का लाभ होता है। हम क्या करें? हम तो किसी के लिए नहीं करते, नीतियों के लिए करते हैं। तो इसलिए जब हमारा काम बढ़ा तो उस नीति का पुरस्कार करने वालों का लाभ हुआ, उनके अच्छे दिन आ गए। हमारे अच्छे दिन तो हमारे परिश्रम के कारण आए। गुरुजी जन्मशती से शुरू हुआ, तब तक कुछ परिस्थिति थी, लोगों ने वो झेली, फिर लोगों के दिमाग में जल्दी जल्दी थोड़ा ऐसा प्रकाश हुआ कि भाई ये भी लोग हैं, इनका भी सुनो। इमरजेंसी में इन्होंने अच्छा काम किया, राम जन्मभूमि आंदोलन किया, ये किया। अब वो गुरुजी जन्मशती क्या कह रहे हैं? उसके बाद विवेकानंद सार्धशती आई, उसमें हमारे लोगों ने काम किया। ये सब धीरे धीरे इमरजेंसी, राम जन्मभूमि आंदोलन, गुरुजी जन्मशती, विवेकानंद सार्धशती, अपना पसीना बहाकर हमने अपने सपोर्ट बेस को बढ़ाया। तो हमारे अच्छे दिन तो उसके बलबूते आए, आप लोगों का स्नेह विश्वास और हमारे स्वयंसेवकों का अखंड परिश्रम। अब हमने उन पर कोई दबाव डाला नहीं, किसी पर डालते नहीं। हम पुरस्कार करते हैं सिद्धांतिक राजनीति और राजनीति में नीति, इसका ही पुरस्कार करते हैं। तो अब करना तो मैंने कल बताया, ये सब अलग स्वतंत्र स्वायत्त है। कोई शाखा संघ की शाखा देखनी है आपको तो आप आइए, संघ की शाखा में आइए, तो आपको वहां कोई राजनीति नहीं मिलेगी।
संघ की ये जो संगठन है, विश्व हिंदू परिषद है, विद्यार्थी परिषद है, मजदूर संघ, किसान संघ, भारतीय जनता पार्टी वगैरह, इसमें स्वयंसेवक है और प्रभावी भी है, लेकिन ये संघ की शाखाएं नहीं है। ये स्वतंत्र, अलग, स्वायत्त, स्वावलंबी अपने अपने संगठन, अपना अपना कार्यक्षेत्र, उसके लायक कार्यपद्धति, अपना अपनी कमेटी, अपना अपना कोष और स्वतंत्र निर्णय ऐसा वो करते हैं। सलाह मांगते तो हम सबको देते हैं, और हमारे स्वयंसेवक है, मांगते हैं तो हम देते हैं। खतरा कुछ नजर आ गया उनको बताते हैं, करना उनका काम है। घर में 5 भाई हैं, 5 लोगों के अपने अपने बिजनेसेस है। भाई है तो भाई जैसे रहेंगे ही, लेकिन इसका मतलब तुम्हारा बिजनेस मैं चलाऊंगा, मैं बताता हूं ऐसा करो, ऐसे तो होता नहीं ना। बिजनेस वाले लोग बैठे ही, उनको पता है ऐसा ही है। तो उनका पुण्य उनके पास, उनका पाप थोड़ा सा हमारे सर पर आता है, क्योंकि यहां से गए, उसका कोई इलाज नहीं, वो हमारी रिस्क है और लेते हैं। और इसलिए उनको हम बताते हैं, लेकिन हमको ये भी पता है कि राजनीति पर दबाव संघ का या किसी का नहीं होता है। राजनीति पर दबाव होता है मतदाताओं का। सिद्धांतहीन राजनीति चल जाती है, इसलिए चलती है, नहीं चलेगी हुआ तो कोई नहीं करेगा। जो मैंने कहा पहले कि वो वोटवादी है, सब ये अपना तंत्र ऐसा है कि राजनीति वोटवादी है, और वोटवादी निरंतर अधिकाधिक होते जा रही है। तो इसको ठीक करना है तो ये पूरे समाज के प्रबोधन का, पूरे समाज में नैतिक रुचि का विषय है। वो करने से सब ठीक हो जाएगा। चलो तीसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में प्रश्न है। व्हाट आर द की रीजंस फॉर डिले इन इम्प्लीमेंटिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड and has the Rashtriya Swayamsevak Sangh consciously deprioritized the uniform civil code, or is it still seen as an essential reform to be pursued at the right time? और एक प्रश्न है, क्या भारत को केवल अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित लोकतंत्र होना चाहिए या बहुसंख्यकों द्वारा? इस पर संघ का क्या विचार है? अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है तो अच्छा है। अपना देश वास्तव में एकतंत्रवादी नहीं है, ये आप समझ लो। हिंदू विचार अपने पूरे राष्ट्र में कितने प्रकार थे तंत्र के? स्वस्ति साम्राज्यम, भौज्यम, स्वराज्यम, वैराज्यम, पारमेष्ठ्यम, राज्यम, महाधिपत्यम, समंत पर्यायी, सार्वभौम, इतने सारे गवर्नेंस की सिस्टम्स चल रही थी एक ही देश में, अलग अलग भूगोल, अलग अलग है, सारी बातें अलग अलग हो जाती है, सब जगह एक नहीं चलता, ऐसे चल रही थी। फिर भी हम एक राष्ट्र थे, पृथ्वी समुद्र पर्यंता, या एक राटी थी, उसी में कहा है। तो हमारा विविधता को कोई विरोध नहीं है, लेकिन अगर हो सकता है एक देश के लोगों का एक तंत्र तो अच्छी बात है, एकता और मजबूत होती है। एकता को कोई खतरा होने की संभावना कम हो जाती है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश को एकात्म बनाने के लिए बहुत अच्छा उपकरण है, और इसलिए जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तब आपस में झगड़े नहीं करने चाहिए। लाना इस तरह से है, उत्तराखंड ने लाते समय क्या किया उन्होंने? पहले एक बिल बना के जनता में डाल दिया कि ऐसा हम लाने वाले हैं, आपके सुझाव लाओ। 3 लाख सुझाव आए, सबके साथ बात की उन्होंने, और इतना व्यापक संवाद होने के बाद फिर उन्होंने बिल लाया। ऐसी प्रक्रिया के साथ अगर कोई सिविल कोड आता है तो अच्छा है। ऐसा कोई एक कोड बन सकता है, स्वीकार होता है, क्योंकि लागू होने के बाद पालन करने की समस्या है। कानून में कोड आ गया इसलिए वो स्थापित हो जाता, ऐसा नहीं होता है। लोग स्वीकार करते, पालन करते, तब होता है। तो लोगों की मानसिकता पहले बनाए, उनको विश्वास में ले, उनके साथ ऐसा व्यापक संवाद कर एक कोड लाए तो बहुत अच्छी बात होगी। और आनंद है कि इस दिशा में अभी जो चल रहे
वो थोड़े थोड़े ऐसे चल रहे हैं और पूरा ही ऐसा चल लेना चाहिए। अगर आ गया तो हम स्वागत करेंगे, लेकिन ध्यान रखना विविधता में एकता वाला हमारा देश है। ये कोई कठिनाई नहीं है, ये मदद करती है। ये है तो अच्छी बात है, नहीं है तो परवाह नहीं। ऐसा हमको रहना चाहिए। जीवन शैली समूह का प्रश्न है। गया ना, अल्पसंख्यक की बहुसंख्यक, हम इसको मानते नहीं। अपना एक देश है, यहाँ मेजॉरिटी माइनॉरिटी का संवाद नहीं चलना चाहिए। हम एक ही पॉलिटी है, हम सब एक है। इसी आधार पर सारी राजनीति होनी चाहिए। तो प्रजातंत्र यानी पूरी प्रजा वो प्रतिनिधित्व होती है, वो लोग चलाते हैं। तो उसमें प्रजा का ये भाग चलाएगा, ये भाग झेलेगा, ऐसे नहीं होता है। तो सबकी सहमति इसमें आनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में अगर हम मेजॉरिटी माइनॉरिटी करेंगे तो हमारे देश में सब लोग माइनॉरिटी है, कोई भी मेजॉरिटी है नहीं। भाई हम एक समाज है, इसलिए हम सब लोग मिलके ये पीपल, वी दी पीपल है। तो सही मात्रा में उनका प्रतिनिधित्व करने वाले संसद में बैठते हैं, बैठने चाहिए। ऐसे लोगों को भेजना चाहिए और पूरे देश को एक मानकर वो विचार करे और सब ठीक चलेगा। जीवन शैली समूह का प्रश्न है। प्रश्न करता है डॉक्टर रोहिणी सावंत जी, रणजीत पुराणिक जी, मनोज ठाकरन जी। इस वर्ष आयुर्वेद का बजट बढ़ाया गया है और कौन से खास कदम उठाए जाने चाहिए? उसी के साथ एक और एक प्रश्न है, विपरीत हो सकता है, लेकिन आयुर्वेद को राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना में समुचित स्थान क्यों नहीं दिया जा रहा है? दूसरे प्रश्नकर्ता ने पूछा है। और है उससे जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न, फास्ट फूड के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर को देखते हुए क्या इसे बैन करना चाहिए? अब आयुर्वेद का बजट बढ़ाया गया है वगैरह, ठीक है, सरकार करेगी, लेकिन आयुर्वेद के उपचार करने वाले जो वैद्य है, उस शास्त्र के जो ज्ञाता लोग हैं, उनका दायित्व है कि इसको कैसे बढ़ाना। बीच में हो सकता है, मालूम नहीं, विकास रुक गया होगा आयुर्वेद का। अब सौभाग्य से आयुष मंत्रालय है, ऐसी प्रावधान है, इसका लाभ लेके आयुर्वेद को एक अच्छा आधुनिक, इस पर ठीक बैठने वाला शास्त्र, आयुर्वेद का बेस बदलने की जरूरत नहीं। वात पित्त कफ त्रिदोषाधारित वो सब जो विचार है, वो विचार आज की दुनिया समझ सके, इस प्रकार से उसको सामने लाना चाहिए। आयुर्वेद से उपचार करने वालों की संख्या बढ़नी चाहिए, उपचार करा लेने वालों की भी बढ़नी चाहिए। स्थान चिकित्सा पद्धतियों को दिया नहीं जाता, चिकित्सा पद्धति वो स्थान लेती है। एलोपैथी अपने यहाँ इतनी प्रचलित हो गई, उसका एक कारण आयुर्वेद को हम भूल गए ये है, लेकिन वही कारण नहीं है। तो एलोपैथी में रोज के जीवन में जिसको रोज मजदूरी पर जाना है, उसको बुखार आ गया तो एक गोली ले लो, बुखार उतर जाएगा 15 मिनट में, जाओ काम पर, ये रिलीफ मिला। तो लोगों की आवश्यकता को पूर्ण करने वाला शास्त्र, ऐसा उसका जो पहले स्वरूप था वो फिर से स्थापित होना चाहिए। आयुर्वेद के लिए 10-12 गांव में एक वैद्य रहता था। वो वैद्य उन 10-12 गांवों के लोगों की चिंता करता था। वहीं के परिसर में जंगलों से जड़ी बूटी लाकर हर बार ताजी दवा देता था, क्योंकि आयुर्वेद का एक तो कस्टमाइज्ड है, जहां का रोगी है वहां की दवा उसको चलती है, वगैरह वगैरह तत्व है। आयुर्वेद वाले जानते हैं क्या है। दूसरा, वो अभी बने 4 महीने के बाद उनका वो परिणाम नहीं रहता, इसलिए हर बार बना के देना पड़ता है। अब ये फिर से लागू होना है तो आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने वालों को ब्लॉक से भी नीचे के स्तर पर जाकर अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वहां उसको ये परिणाम दिलाने होंगे कि आप बीमार हो गए, आपको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं, ये लो, तुरंत आप ठीक हो जाओगे। ये होता है। मैं एक बार ऐसे बीमार हो गया
और मुझे जाना था नांदेड़ से मुंबई, मुंबई में कार्यक्रम था, नांदेड़ में शाम को बुखार आ गया, बहुत ज़्यादा बुखार आ गया। तो हमारे एक स्वयंसेवक थे वहाँ आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने वाले, उन्होंने मुझे 1 बोतल काढ़ा दिया और रात को 2 बार लेने के लिए कहा। मैं ट्रेन में मैंने वो काढ़ा लिया और मैं एकदम सुबह ठीक हो गया और फिर से बुखार नहीं आया। तो ये परिणाम मिलता है आयुर्वेद से भी, लेकिन ये दिखाना चाहिए। ऐसी कुछ बातें अगर आप कहते हो, करते हो, तो आयुर्वेद लेने वाले व्यापक हो जाएंगे, तो फिर राष्ट्रीय योजना में आयुर्वेद को स्थान दिए बिना वो योजना राष्ट्रीय बन ही नहीं सकेंगी। ये करना चाहिए, तब उसको समुचित स्थान मिल जाएगा। फिर सरकार हाथ लगाएगी और उसके विकास में और दुनिया में व्यापक होने में तरह तरह के मदद उसके द्वारा की जाएगी। ये सब बाद में होगा। पहले आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने वाले, आयुर्वेद का उपचार करा लेने वाले, इन दोनों की अच्छी संख्या बननी चाहिए और उनको व्यापक होना चाहिए। फास्ट फूड को बैन मत कीजिए, बैन करने से उसका काला बाजार शुरू होगा। ये तो संयम की बात है। फास्ट फूड खाना चाहिए ऐसा कानून था क्या? कानून तो नहीं था, फिर क्यों खाते हैं? जो कानून से नहीं आया वो कानून से कैसे जाएगा? आपकी लालच के कारण जो आया, आप लालच छोड़ दो तो वो चला जाएगा। अपने पास फास्ट फूड है भारत का, या महाराष्ट्र में कच्चा चिवड़ा खाते, वो क्या है? झाल मुड़ी खाते बंगाल में, वो क्या है? ये सब अपने भाजणीचं पीठ घर में बना के रखते हैं और आए 4 लोग तो तुरंत वो थाली पीठ बना के देते। अपने पास भी है, ताजा है, स्वस्थ है, उसकी आदत डालो। हमारी आदत बदलना ये उपाय है, कानून ये उसका उपाय नहीं। पर्यावरण के विषय में प्रश्न करता है प्राध्यापक गणपति यादव जी। पेरिस समझौते के वादों को पूरा करने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 2050 तक तथा ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को 2070 से पहले समाप्त करना है। क्या आरएसएस इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर उठा सकता है? अब हर बात आरएसएस ने ही उठाई चाहिए, ऐसा क्यों है भाई? आरएसएस को एक काम है जो समय देके भी पूरा नहीं होता, मनुष्य बनाने का। तो वो उसमें तो आप है नहीं, तो कम से कम ऐसे मुद्दे आप लोग उठाओ ना। ऐसा है कि जनजागरण तो हम करते हैं इन सब बातों का। अब ये पेरिस के समझौते में वादे हमने पूरे किए। आज तक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जो वादे हुए उसको पूरा करने वाला समय सीमा में एक ही देश है, भारतवर्ष, दूसरा नहीं है। तो भी ये भी वादे हम पूरे कर लेंगे। लेकिन इसमें एक उल्टी बात मुझे नजर में आती है कि ये सारे देश हमको कार्बन इम्प्रिंट कम करने, हम इस देश में 10,000 साल से ऊपर है और हमने उद्योग चलाए हैं। पूरे दुनिया में हमारे वस्त्र फेमस थे, सारी बातें। अब बीच में आक्रमणों में हम रुक गए, नहीं तो टेक्नोलॉजी हमारी ही थी सर्वत्र। हमने कभी पर्यावरण की समस्या उत्पन्न नहीं की। तो विज्ञान के आधार पर प्रकृति के शोषण के साधन प्राप्त होने के बाद पश्चिम में जो विकास का दौर आया, उसके कारण सारी समस्या है। उनके वादे वो पूरे नहीं कर रहे। हम पर्यावरण के प्रेमी हैं, हमको अपने देश की चिंता, इसलिए इन वादों के पूरे करने का सवाल आपने उठाया, अच्छी बात है। लेकिन जरा उनको भी पूछिए ना कि भी आपने वो जो धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां वगैरह बनाई है, वो कब बंद करेंगे आप? आपने जो अन्न को विषयुक्त बनाने वाले फर्टिलाइजर्स वगैरह ठीक है अपने देश में बैन करके बाहर देश में आप भेज रहे, वो कब बंद करेंगे आप? हम करेंगे, हमने वादे पूरे किए हैं। हमारे खून में है पर्यावरण के साथ जीना। हम तो अलग से बताने की जरूरत नहीं, हम जानते हैं उसकी अहमियत। लेकिन ये एक अलग दिशा में विकास के पथ पर सारे देश को अग्रसर कर रहे और सारे तंत्र ऐसे बना रहे कि सब देशों को उसी में चलता रहे ताकि हम ठीक रहे, बाकी लोगों के साधन हमारे पास आए। यही तो दिख रहा है ना, इसको भी बदलना पड़ेगा। थोड़ा उस पर भी सवाल उठाइए। लेकिन है पर्यावरण गतिविधि है हमारी,
वो काम करती है और देश के कई पर्यावरण तज्ञ हमारे संपर्क में है, उनके द्वारा ये जो आपकी अपेक्षा है वो काम होता है। लेकिन कृपया आरएसएस ठेका लेने वाला संगठन है ऐसा मत समझिए। बहुत से काम समाज को अपने करने हैं तब होंगे, अकेले संघ के करने से भी नहीं होंगे। युवा प्रश्न समूह में प्रश्न करता है डॉक्टर वरुण मानेक जी, चंद्रकांत देशपांडे जी, डॉक्टर सरिता गुलवणे, आशीष शाह जी, आशीष गोयल जी, प्रभाकर उकले जी, विवेक पटवर्धन जी, डॉक्टर दीपश्री नरेंद्र देसाई, अशोक तावड़े जी। युवक युवतियों की जीवन शैली पर पश्चिमी मीडिया, सोशल मीडिया, वेब सीरीज आदि बुरा असर डाल रहे हैं, इससे कैसे निपटा जाए? युवाओं विशेषकर जेन जी तक हिंदुत्व, चरित्र निर्माण, अपनी गौरवपूर्ण पहचान और एक अच्छे नागरिक के नाते उनकी भूमिका के बारे में आपकी दृष्टि और विचारों को कैसे पहुंचाई जाए? युवा पीढ़ी लेट नाइट पार्टियों से हटकर सत्संग पार्टियों की ओर बढ़ रही है। सकारात्मक बात बताइए। युवाओं की इस वृत्ति का उपयोग संघ अपने कार्य विस्तार के लिए कैसे कर सकता है? युवाओं के संदर्भ में संघ की 100 वर्षों की विरासत क्या है तथा उसका भावी दृष्टिकोण किस प्रकार परिलक्षित होता है? संघ चिरतरुण संगठन है, उसमें सभी पीढ़ियां काम करती है और नई पीढ़ियों को जल्दी जल्दी आगे लाने का काम होता है। पुरानी पीढ़ी जगह बना देती है, क्योंकि संघ के कार्यकर्ताओं को पता है कि ये काम पूरा होने तक करना है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला है, इसलिए हम ही हमेशा संचालक रहे ऐसा नहीं है। जैसे जैसे शरीर की क्षमताएं घटेंगी, नए लोग आने पड़ेंगे, तो नए लोगों का उस प्रकार से विकास पहले से करना, धीरे धीरे उनको ऊपर लाना, ये सतत प्रक्रिया संघ में चलती है। इसलिए संघ में हमेशा तरुण कार्यकर्ता रहते हैं और संघ की आयु, एवरेज आयु आज के तारीख में 28 साल है। हम चाहते इसको और कम करना है, 25 साल के अंदर आ जाए तो अच्छा रहेगा। ये अभी 28 साल की है, ऐसी हमारी आयु है और इसलिए हमको चिंता नहीं। भावी दृष्टिकोण क्या है, इस विचार के साथ जिनको करना है, तो जिस पीढ़ी में ये काम पूरा होगा उसको पूरा करने वाली उस समय की तरुण पीढ़ी होगी, ये पक्का है, क्योंकि ऐसे ही काम चलता है। अब ये बात सही है, जेन जी देख रही है, पूछ रही है और उनको ये बात समझ में आ रही है कि एक आइडेंटिटी नाम की चीज बड़ी महत्वपूर्ण है और हम कितना भी स्वांग करें भाषा भूषा के बारे में, विलायती होने का, उसकी प्रतिष्ठा नहीं है। अगर मैं घोर जंगल में रहने वाला कोई अनपढ़ आदिवासी हूं और मैं उसी रूप में सबको कहता हूं कि मेरे हाथ में भाला है, कमर में एक वस्त्र लपेटा है और मैं शिकार करके खाता हूं और तो मेरी प्रतिष्ठा है। मैंने ये सब छोड़ दिया, मैंने तुम्हारे जैसा सब कुर्ता पैजामा पहन लिया या फुल पैंट बुशकोट पहन लिया, अंग्रेजी में बात करता हूं, तो कहते ठीक है, मालूम है ये हमारा है, तुम्हारा क्या है। ये उनके ध्यान में आता है इसलिए वो खोजना प्रारंभ करते हैं। जब वो खोजना प्रारंभ करते तब उनको बताने वाला कोई नहीं है, क्योंकि नई पीढ़ी के बारे में पुरानी पीढ़ी बहुत चिल्ला रही है, लेकिन जो हिंदुत्व वो देना चाहते हो उनको मालूम है क्या? हम उनकी भाषा में उनको अपनी थाती सौंप सकते हैं क्या? पहले वो करना पड़ेगा। वो आने वाले, इधर ही आने वाले, क्योंकि ये सारी बातें जो आपने कहा, पश्चिमी मीडिया, सोशल मीडिया के बुरे असर होंगे कुछ दिन, लेकिन इसका नतीजा क्या होने वाला है? वो ठोकर ही लगेगी और कुछ नहीं होगा। सारा यूरोप, सारी अमेरिका अब चिल्ला रही है। मैंने जो बताया कल, संघ को देख के वो लोग क्या कहते हैं कि हमको भी सिखाओ ये तरीका, क्योंकि उनके यहां भी संकट है, सबको चिंता है नई पीढ़ी की। तो ये पश्चिम का अनुकरण करेंगे तो वो चिंता इनके भी मन में आने वाली है, वो वापस आएंगे।
वापस आएंगे तब उनको रिसीव करने वाला, सपोर्ट देने वाला कौन है, ये सवाल है। हमने तैयार होना है और उनको प्रेम से, जैसा उस पीढ़ी का स्वभाव है, उनके प्रश्नों का समाधान करते हुए, उनको थोड़ी स्वतंत्रता देते हुए हमने उनको बेसिक्स बताए, तो उनको ढालकर नए पीढ़ी के अनुसार उसके आचरण का मॉडल वो स्वयं विकसित करेंगे। ये रेव पार्टी ऐसे चलकर अब सत्संग पार्टी आ गई है क्या? हमने थोड़ी बताया, संघ ने। उन्होंने अपने मन की कल्पना की और उन्होंने एक ऐसा मॉडल निकाला जिसमें सारे युवा जुटते हैं, प्रेम से भजन गाते हैं। यही समाज की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसको थोड़ा सा स्पीड अप करना है, और स्पीड अप करने के लिए हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि नई पीढ़ी हमसे ज़्यादा प्रामाणिक है, देशभक्ति और सेवा का अपील उनको ज़्यादा है। उनके तर्क से उनको समझाइए, उनको जरा प्रयोग करने दीजिए, अपना प्रेम दीजिए, अपने कृपा की छाव दीजिए, और अगर भटकते हैं और ठोकर खाकर वापस आते हैं तो उनको संभालिए। ये करने से धीरे धीरे नई पीढ़ी भी, भारत का रंग हड्डियों तक जाता है, बाकी सारे दुनिया के कुप्रभाव स्किन डीप है, उससे ज्यादा नहीं है। तो धीरज रखकर चलिए, हो जाएगा। कुल 14 समूह बनाए थे, उसमें से 12 समूह के प्रश्न हो गए, 13 समूह शिक्षा का है। शिक्षा, इस विषय में बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछे हैं। प्रश्न करता है अजीत केसकर जी, कैप्टन सुबोध वर्मा जी, बलिराम गायकवाड़ जी, गणेश देवरुखकर जी, श्रीमती गुप्ते जी, चंद्रकांत देशपांडे जी, अजीत केसकर जी, चैतन्य चिंचलीकर जी, डॉक्टर शिवाजी, संदीप परांजपे जी, प्रतीक शाह जी, डॉक्टर रमेश भरमल जी, महेश रसाळ जी, आशीष तामकर जी, डॉक्टर महेश कुमार हरीश जी, विजय जाधव जी, अमित ठड़ानी जी। तो प्रश्न है, संस्कृत और शास्त्रों का प्रचार और प्रसार कैसे किया जाए? क्या आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में भारतीय साहित्यिक धरोहर को डिजिटलाइज करते हुए विश्व की अन्य भाषाओं में भी अनुवाद करने के लिए कोई योजना बनाई जा रही है? आज मुंबई जैसे शहरों में इंटरनेशनल स्कूल खुल रहे हैं, जबकि हमें गुरुकुलों की आवश्यकता है। क्या आरएसएस गुरुकुल खोलने की योजना बना रहा है? प्रश्नकर्ताओं में कैप्टन सुबोध वर्मा जी ने कहा है कि कृपया मुझे एक गुरुकुल खोलने में सहायता करें। तो संस्कृत बोलनी चाहिए तो उसका प्रचार होगा। भाषा वो जीवित रहती है जो लोग बोलते हैं। लोगों ने बोलना छोड़ दिया, भाषा चली जाएगी। तो संस्कृत का प्रेम है तो संस्कृत बोलिए। संस्कृत भारती नाम का संगठन, संघ केवल शाखा चलाता और कुछ नहीं करता। जो सब आप पूछ रहे हैं ना, संघ ये करेगा क्या? नहीं करेगा, गलतफहमी मत रहिए। लेकिन संघ के स्वयंसेवक जरूर करेंगे, ये भी पक्का है। तो ऐसा एक संगठन है स्वयंसेवकों ने चलाया हुआ, संस्कृत भारती। तो संस्कृत भारती में एक तो संवाद शिविर होते हैं, 10 दिन में बोलचाल की संस्कृत आप सीख लेते हो। बिना संस्कृत भारती की भी पाठांतर हम कर सकते। गीता के अध्याय, राम रक्षा स्तोत्र, गीता पढ़ने से पूरा संस्कृत व्याकरण जाना जा सकता है। राम रक्षा में एक श्लोक है ना, रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेश। वो प्रथमा से अष्टमी तक, नवमी विभक्ति तक, संबोधन तक पूरे राम शब्द के विभक्ति प्रत्यय क्या है, ऐसे इसमें से सीख सकते हैं। तो कंठस्थ करने की परंपरा थी संस्कृत स्तोत्र, उसको चलाना चाहिए। संस्कृत भारती उसके लिए चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन ग्रंथों का भाषांतर वगैरह ये योजनाएं संस्कृत भारती ने चलाई है। और आज सरकार का भी भाषा विभाग इस प्रकार का प्रयास उन्होंने शुरू किया है, तो ये जरूर आगे बढ़ेगा। भारतीय साहित्य विश्व की भाषाओं में और भारतीय भाषाओं का साहित्य संस्कृत में, इस प्रकार चला है। अब अन्य भाषाओं का संस्कृत में, इस पर जाएंगे, लेकिन अभी नहीं गए, जाएंगे। लेकिन तो गुरुकुल भी संघ नहीं चलाता ना, समाज गुरुकुल खोले और संघ की वहां ताकत है तो संघ के स्वयंसेवक सहायता करते हैं। गुरुकुलों का सम्मेलन भारतीय शिक्षण मंडल नाम का संगठन है जो स्वयंसेवकों ने चलाया है।
उन्होंने उज्जैनी में किया था। 4,500, नेपाल से भी 1100 ऐसे गुरुकुल वहाँ उपस्थित थे और कई प्रकार की चर्चा हुई, बातें हुई। उसके अनुसार धीरे धीरे काम आगे बढ़ रहा है। सांदीपनी गुरुकुल को और एक नोडल एजेंसी सरकार ने उसके बाद ही बनाया है। संघ के स्वयंसेवक गुरुकुल चलाते हैं अनेक जगह पर, सबसे पहले शुरू हुए इसलिए सबसे आगे है। ऐसे कर्नाटक में है, हरिहरपुरा में गुरुकुल है, मंगलोर के पास पुत्तूर के निकट एक गुरुकुल है महिलाओं का, मैत्री गुरुकुल। ऐसे बंगलोर में खुद एक गुरुकुल है, ऐसे गुरुकुल है। तो ये सब हो रहा है, समाज करता है, हम सहायता करते हैं, हमारे स्वयंसेवक कुछ इनिशिएटिव लेती है, हम सहायता करते हैं। ये सब हो रहा है। और आपको सहायता अगर चाहिए तो मुझे मत बताइए, बहुत समय जाएगा। संघ में आप स्थानीय कार्यकर्ताओं से संपर्क रखिए तो आपका काम तुरंत हो जाएगा। संघ में उल्टा चलता है, ऊपर से नहीं कुछ होता है, नीचे से चलाने वाले भी वही है, उनके मन में आता है तब होता है। हमारे बोलने से हम वो बोलते हैं जो वो कर रहे हैं, हमारे बोलने से वो नहीं करते, वो जो कर रहे हैं वो हम बोल रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में शीघ्र परिवर्तन की आवश्यकता है। क्या कॉलेज शिक्षा के लिए बनी एनईपी की तरह माध्यमिक पाठ्यक्रम में भी भारतीय ज्ञान परंपरा तथा मूल्य आधारित शिक्षा, हमारा सही इतिहास, सामूहिक जीवन शैली आदि विषय शामिल किए जा सकते हैं? इसी के साथ साथ विद्यार्थियों में रचनात्मकता तथा कौशल विकास, पाठ्यक्रम की गुणवत्ता, परीक्षा प्रणाली में सुधार के बारे में भी ध्यान देने के संबंध में आपके विचार क्या है? आचार्य धर्मपाल जी द्वारा वर्णित ऐसे ही विषयों को आज के आधुनिक संदर्भों में कैसे लागू किया जा सकता है? क्या आरएसएस मातृभाषा में स्कूली शिक्षा के संबंध में कुछ कार्य कर रहा है? आरएसएस नहीं करता, विद्या भारती करती है। मातृभाषा माध्यम के उत्तम विद्यालय चलाना यही उनका प्रत्यक्ष कार्यक्रम है। और 23,000 या 27,000 ऐसा कुछ आंकड़ा है पूरे देश में, ऐसे विद्यालय चल रहे हैं। परंतु गार्डियन लोग स्वदेशी भाषा में बच्चों को भेजे, नहीं तो उनको भी कभी कभी इंग्लिश माध्यम लागू करना पड़ता है, सीबीएसई को लेकर उसके माध्यम से। लेकिन अधिकांश जगह उस प्रांत की भाषा में वो कर रहे हैं। उन स्कूलों में भी भीड़ रहती है। मेरिट लिस्ट में उनके टॉपर्स 7-8 राज्यों में लगातार गत 15-20 वर्षों से आ रहे हैं। ऐसे स्तर के विद्यालय वो चलाते हैं। तो विद्या भारती ये काम करती है। बाकी माध्यमिक पाठ्यक्रम में भी भारतीय ज्ञान परंपरा तो आने वाला है। इंडियन नॉलेज सिस्टम, वास्तव में नाम भी भारतीय भाषा में ही रखना चाहिए, भारतीय ज्ञान परंपरा। कम से कम अंग्रेजी में भारतीय नॉलेज सिस्टम करना चाहिए। वो करेंगे, लेकिन जो कर रहे हैं वो भी कम नहीं है, वो धीरे धीरे ला रहे हैं और आगे दिखेगा। पाठ्यक्रमों से लेकर तो कई बातों में ये उसका प्रतिबिंब उन प्रयासों का अभी आएगा। अगले साल से, अगले सत्र से दिखना प्रारंभ होगा, ऐसा लगता है। फिर रचनात्मक कौशल विकास वगैरह, इसको प्रोत्साहन देने वाला भी उन्होंने बताया है। वो सिस्टम तो वो ला रहे, इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकारों के हाथों में है और शिक्षकों के हाथों में। शिक्षकों का पहले ट्रेनिंग ठीक से होना चाहिए, तब ये लागू होंगे। और राज्य सरकारों में राजनीति नहीं चाहिए, क्योंकि केंद्र में जिनकी सरकार है उनका हमारा विरोध है, हम यहाँ आने नहीं देंगे। ऐसा अगर राज्य के प्रमुख कहेंगे तो फिर कौन क्या कर सकता है। और इसलिए फिर शिक्षा में भी समाज के द्वारा प्रयास होने चाहिए, वो जल्दी परिवर्तन आएगा और ज्यादा इफेक्टिव होगा। और ऐसे हो रहा है। अभी मैं लेपा नाम का स्थान है खरगोन जिले में, वहां गया था, तो उन्होंने ऐसा ही किया है। वो सिखाते हैं, बच्चे, गरीब बच्चे बचपन से आते हैं, समाज से जमा करके 250 बच्चे वहाँ छात्रावास में रहकर पढ़ते हैं। उनका खाना पीना
स्वयं वो खाना बनाते हैं, स्वयं लोग ट्रेड सीखते हैं, उसमें से फर्नीचर बनाते हैं, सब वहाँ का सारा काम वहाँ के बच्चे संभालते हैं और पढ़ाई में भी अव्वल आते हैं। और 10वीं पास होते होते आगे जाना है तो आगे जाएंगे, नहीं तो अभी गांव में जाकर अपना काम करके कमा सकते, परिवार को पाल पोस सकते, इतनी तैयारी उनके वो कर देते हैं। साथ में संस्कार है, ध्यान है, बहुत सारी बातें हैं। ऐसे कई विद्यालय आज भी चल रहे हैं, विद्या भारती के भी चल रहे हैं, बहुत लोगों के चल रहे हैं। तो सब सरकार करें, जब करेगी करेगी, जहां हम कर सकते हैं वहां हमने शुरू कर देना चाहिए, तो ये होगा। राइट टू एजुकेशन अधिनियम और उसमें अल्पसंख्यक संस्थानों को बाहर रखने वाले संशोधन के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। समावेशन के नाम पर इस अधिनियम के प्रावधान शिक्षा व्यवस्था के स्तर को कम करते हैं तथा संस्थान के मालिक रिलीजन के आधार पर भेदभाव भी करते हैं। इस विषय पर आपके विचार क्या है और क्या इस स्थिति को सुधारने की कोई योजना है? अब हर नियम का दुरुपयोग होता है, तो इसमें समाज का भी दायित्व है। नियम भी ऐसा बनाना चाहिए कि उसका दुरुपयोग कोई न कर सके, इस विषय में सरकार का भी दायित्व है। और दोनों मामलों में जो विषय आपने बताया उसमें कमी है, ये बात तो सत्य है। अब उसको ठीक करना है तो एक बात तो अपने हाथ में है, समाज की ओर से जो ठीक होना चाहिए वो करना। दूसरी तरफ समाज के द्वारा बार बार ये कहना कि इसको सुधारो। पार्टी का अधिनियम है, वो उसमें अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू नहीं होता, तो इसका फिर प्राइवेट स्कूलों में वो लागू होता है तो वहाँ का खर्चा वो बढ़ाते हैं पैसा वापस करने के लिए। तो ऐसी कई उसमें से स्नैग्स है, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। करना सरकार को है, सरकार में स्वयंसेवक है, उनको हम बताते रहते हैं, जहाँ जितनी क्षमता जिसकी है वहाँ उतना होता है, बाकी नहीं होता है। नहीं होता है ये सही नहीं है, लेकिन हम बैकसीट ड्राइविंग नहीं करते, होना चाहिए, उसके लिए प्रयास चलेंगे तो हम साथ हैं, इतना पक्का। और क्या है, एक ही पूछा है ना? कला और क्रीड़ा समूह। नहीं, एक मिनट, इसमें पूरा हो गया क्या? हाँ, हो गया। प्रश्नकर्ता है सौरभ शाह जी, डॉक्टर भरत बलवली, किशोर नादावडेकर जी, नारायण डाले जी, डॉक्टर मोनिका ठक्कर, प्राध्यापक रणजीत चामले जी, उदय देशपांडे जी, प्रोफेसर मनोज रेड्डी जी, मिलन वैद्य जी। कला और क्रीड़ा के दो प्रश्न हैं, इकट्ठा पढ़ता हूँ समय के कारण। कला के माध्यम से समाज जागरण तथा हिंदू संगठन का काम प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। हाल ही में बनी धुरंधर जैसी फिल्में और अधिक संख्या में बननी चाहिए। संघ और सरकार इसके लिए क्या कर सकते हैं? साथ ही चित्रकला को प्रोत्साहन देने के बारे में संघ की नीति क्या है? क्रीड़ा से जुड़ा हुआ प्रश्न है, भारत के विश्वगुरु बनने की यात्रा में खेल का, खिलाड़ियों का, युवकों का क्या योगदान होना चाहिए? विश्वविद्यालय विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में पदक जीतने के लिए एवं खेलों के विकास हेतु बुनियादी ढांचा प्रशिक्षण हेतु क्या योगदान दे सकते हैं? संघ पारंपरिक खेलों के पुनरुद्धार और प्रचार प्रसार के लिए शाखाओं के माध्यम से क्या प्रसार कर रहा है? ऐसा है कि दो संगठन काम करते, कला के क्षेत्र में संस्कार भारती, क्रीड़ा के क्षेत्र में क्रीड़ा भारती। उनके एजेंडे पर ये सारे विषय है। और इसके अलावा संघ क्या करता है, तो संघ में तो पहले से पारंपरिक खेल ही रहते हैं, छोटे खेलों से लेकर तो कबड्डी, खो खो, आटा प्याटा, ये तीन सारे भारत में प्रचलित है अलग अलग नामों से ये खेल। और ये बेसिक्स खेल है, सारे खेलों की बेसिक स्किल्स इनके प्रैक्टिस से सीखी जा सकती। हॉकी, क्रिकेट, सब में मैंने सुना कि यूरोप में ट्रेनिंग देते समय इन खेलों का, छोटे खेलों का उपयोग वो स्किल तैयार करने के लिए किया जाता है। तो ये तो संघ में पहले से चल रहा है, और जहाँ जहाँ ऐसे खेल होते हैं वहाँ संघ उसको प्रोत्साहन देता है। क्रीड़ा भारती इस प्रकार के टूर्नामेंट्स करती है।
कबड्डी की क्या ओलंपिक प्रसाद जी है क्या? ओलंपिक देखो हर जिले में कबड्डी की 100 स्पर्धाएं वो करा रहे हैं, ऐसे उपक्रम वो ले रहे हैं। अपने देश में ये शारीरिक साधना की संस्कृति बढ़ना और खेलों का क्षेत्र निरामय होना, माल प्रैक्टिसेस बंद होना और भारतीय खेलों को स्थापित करना, ये 3 बातें ध्यान में रखकर उनका सारा कार्यक्रम चल रहा है। जो जो उसमें रुचि रखते हैं उनसे संपर्क कीजिए, उसमें शामिल हो जाइए। संस्कार भारती यही सब काम करती है, तो उनके साथ कलाकार सब संपर्क रखे, धीरे धीरे होगा, एकदम सब बातें होती नहीं। धैर्य रखकर संगठन बढ़ाए, संगठन में शामिल हो, तो ये सारे काम यथावकाश होते हैं। और संघ के स्वयंसेवक, एक मैं बता सकता हूँ कि ऐसी जो फिल्में हाल में आई है महाराष्ट्र में विशेषकर, वहाँ और बाकी भी देश में, तो वहाँ विस्परिंग के द्वारा संघ के स्वयंसेवकों ने उनका खूब प्रचार किया है। एक देखता है वो 10 को बताता है ये बहुत अच्छा है, देखो देखो देखो। तो इसका एक इनडायरेक्ट परिणाम तो होता ही है ऐसे फिल्म को बढ़ाने के लिए। तो अब लोग राह देखने लगे कि अगला क्या आएगा, अगला क्या आएगा। ऐसा एक समाज में वातावरण उत्पन्न हुआ है और ऐसी फिल्म होती है तो वो चल पड़ती है। इसलिए इसमें बहुत बड़ा योगदान संघ के स्वयंसेवकों का भी है। कभी कभी शाखाएं प्लान बनाकर ऐसे सिनेमा देखने के लिए स्वयंसेवकों को ले जाती है, और कभी कभी एक साथ हम 500 लोग आए लाएंगे, कितना कंसेशन देंगे वगैरह, ऐसा सारा टॉकीज मालिकों के साथ चलता है उनका। ये भी होने लगा है। तो ये कोई संघ योजना करके नहीं करता, उनके दिल में जो है राष्ट्र का भाव, तो उनको लगता है कि इस फिल्म में उसको एक स्कोप मिला है, तो फिर चलो भाई देखो देखो, सब मिलके देखो, ग्रुप से देखो, ये सब अपने आप होता है। लेकिन योजना बनाकर इस क्षेत्र के लिए काम करना संस्कार भारती का काम है। उसके तहत ये सारी बातें होती है, जो नहीं हो रही वो आपके जाकर सुझाव देने से हो सकती है। तो आप जरूर इन संगठनों के संपर्क में रहिए। अंतिम प्रश्न, पहले के समूह का प्रश्न जिसका शुरुआत ही अंतिम है। अंतिम व्यक्ति तक संघ को पहुंचाने की क्या योजना है? एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति संघ कार्य में कैसे योगदान कर सकता है? निजी क्षेत्र में संघ जैसा अनुशासन कैसे निर्माण हो? प्रश्न करता है अतुल खराटे जी, सारंग गोसावी जी, अनुराग त्रिपाठी जी, महेश रसाळ जी। संघ जैसा अनुशासन है तो संघ में अनुशासन क्यों है? तो 2 बातें हैं। संगठन के 3 घटक है। एक है ध्येय के लिए संगठन, व्यक्ति के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, समूह के लिए नहीं, ध्येय निष्ठा। दूसरी बात है ध्येय की तरफ जाना है तो हर एक की एक डिसिप्लिन है। आपको अगर परीक्षा में मेरिट आना है तो आपको नींद कम करनी पड़ेगी। वो जो क्रिकेट की मैच रात रात चलती है और देखते, वो सब छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ध्येय के अनुरूप अनुशासन, ध्येय पर निष्ठा है तो अपने आप स्वयंसेवक ग्रहण करते, वो थोपनी नहीं पड़ती, वो सोच समझ के उसका आचरण करते। और ये बड़ा कष्टकारक होता है, कोई भी बंधन कष्टकारक होता ही है, लेकिन वो हंसते हंसते सहन कर लेते। इसका कारण है आत्मीयता। तो अगर कारपोरेट जगत में ये लाना है तो आपको एक पर्पस देना पड़ेगा। प्राइवेट क्षेत्र में ये आत्मीयता रखनी पड़ेगी, तो कष्टकारक अनुशासन का भी स्वीकार लोग कर लेंगे। अच्छे जो चल रहे उद्योग उनको आप देखेंगे तो उसमें यही है जिसके कारण अनुशासन रहता है। तो ये सब जगह ऐसे आ सकता है। आप संघ में कैसा योगदान कर सकते हो, उसके 5 ऑप्शंस मैंने आपके सामने रखे कल। तो कल नहीं थे ऐसे लोग होंगे, तो मुझे एक पेपर दिखा, तरुण भारत, मुंबई तरुण भारत, उसमें मेरा भाषण पूरा छापा है उन्होंने। वो रिलेटिव नहीं, थोड़ा संक्षिप्त, लेकिन उसमें वो 5 ऑप्शंस है। तो आप उसमें से किसी एक का अंगीकार करके संघ के साथ जुड़ सकते हैं। और अंतिम व्यक्ति तक संघ की योजना क्या है उसका आप अनुभव कर रहे हैं। तो अलग अलग स्थान पर अलग अलग पहुंचाने की योजनाएं बनती है। तो संघ पहुंचाना यानी संघ के स्वयंसेवक को पहुंचना पड़ता है, क्योंकि संघ इंफॉर्मेशन नहीं है, संघ आचरण है।
तो आचरण का उदाहरण पहुंचे, वो दोस्ती करे तो वो आचरण पहुंचता है। इन्फॉर्मेशन तो आजकल बहुत है, मीडिया का भी उपयोग हम करते हैं, तो आपको ये जानकारी कहीं भी मिल जाएगी। हमारे कार्यक्रमों में भी ये सब हम बोलते रहते हैं, और विशेषकर आउटरीच के ऐसे प्रोग्राम्स हम आयोजित करते हैं जिसमें अलग अलग वर्गों तक पहुंचने का हमारा प्रयास होता है। लेकिन ये बात है इन्फॉर्मेशन की। संघ का कार्य पहुंचाना यानी तो संघ के आदमी को ही पहुंचना पड़ता है और उसको दोस्ती बनानी पड़ती है। वो उसकी अपनी एक स्पीड है, उस स्पीड से वो काम भी हो रहा है, निरंतर हो रहा है, उसमें खंड कभी नहीं पड़ा। 2-2 साल प्रतिबंध 3 बार रहे, एक आखिरी तो 2 साल भी नहीं था, कुछ महीना था और ढिलड़ा लई था, लेकिन प्रतिबंध के समय भी ये काम का फैलना ये शुरू रहा। अब संस्कार पहुंचाने की अपनी स्पीड है, उस स्पीड से वो काम हो रहा है। आप अगर उन 5 ऑप्शन में से कुछ स्वीकार करके एक्टिव हो जाते हैं तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। और इसलिए अंतिम प्रश्न भी है और मुझे समाप्ति की एक रेखा भी लगानी है। तो कल और आज आपने जो कुछ सुना उसको समझिए। जो मैंने बताया संघ में है वो है कि नहीं, खातर जमा कर लीजिए और 5 में से कोई ऑप्शन चुनकर आप लग जाइए। संघ को समझना है तो परसेप्शन या प्रोपोगंडा से मत समझिए। मैं भी जो बोल रहा हूं उसे मत रुकिए, यहां मत रुकिए। मैंने जो बोला वो है कि नहीं, आप अंदर आके देख लीजिए। अपने अनुभव पर आप मत बनाइए। अपने अनुभव के आधार पर आप ये भी तय करते कि अब संघ का मैं विरोध करूंगा तो हमारे लिए ठीक है, क्योंकि आप अनुभव के आधार पर बोलेंगे तो हो सकता है हमको कोई सुधार की बात मिल जाएगी, हम अपने आप को सुधार लेंगे। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, ऐसा कहते हैं, लेकिन वो निंदक प्रामाणिक निंदक होते हैं, तो हमको मिल जाएगा। तो हमको आप मत क्या बनाएंगे इसकी चिंता नहीं है, वो आपका अधिकार है। लेकिन जो भी आपका मत बनेगा वो फैक्ट्स के आधार पर होगा, प्रोपोगंडा या परसेप्शन के आधार पर नहीं होगा। और आपका मत कुछ भी बने, देश के हित में तो सक्रिय होना ही है। और देश के हित में सक्रिय होना है तो अपना देश क्या है इसकी एक स्पष्ट कल्पना सबकी होनी चाहिए। आप किसी भी प्रकार से किसी मत से बायस न होकर हम क्या है इसका ठीक से विचार करेंगे तो आप उसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे जिस निष्कर्ष पर संघ पहुंचा है। 1940 तक अपने देश की सभी विचारधाराओं के लोग उसी निष्कर्ष पर थे, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, समाज में बदल लाना पड़ेगा, अच्छे व्यक्तियों को वातावरण उत्पन्न करना पड़ेगा। तीनों बातें। श्री रजनी पामे दत्ता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर में एक थे। 1932 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी। अंग्रेजों को उसमें उन्होंने कहा कि आप क्या समझते हैं, आपके आने से भारतवर्ष में कोई प्रगति हुई? आपकी वो डेमोक्रेसी वगैरह ये सारी बातें, अरे आप नहीं आते तो भी हमारे वेदों के आधार पर ये सब हम कर लेते। उस पुस्तक का रिप्रिंट 70 के दशक में हुआ, अभी भी है वो पुस्तक, इसको बदला नहीं गया, वो अभी भी है उसमें। द्वितीय महायुद्ध के समय जो विश्व के संबंधों में परिवर्तन आ गया, उसके चलते भारत के लोगों के राजनीतिक स्वार्थों में भी परिवर्तन आया और तब से ये भ्रम शुरू हुआ हम क्या है। कोई कहता है अनेक राष्ट्र है, कोई सकता है एक राष्ट्र नहीं है, कोई सकता है कहता है अंग्रेजों ने हमको एक राष्ट्र बना। ये सब जो प्रवाद है वो उसके बाद आए हैं, डाले गए हैं, आए भी है स्वार्थ के चलते। लेकिन इन सब बातों को छोड़ देते हैं और शुद्ध विचार करते कि हम कौन है क्या है, तो एक ही निष्कर्ष पर आप पहुंचेंगे। ये हिंदू देश है, हिंदू इसकी परंपरा है, हिंदू इसका स्वभाव है। हम पूजा से, प्रांत से, जात पात से, खान पान रीति रिवाज से कुछ भी हो, सबसे ऊपर सबसे परे हम इस देश के हैं तो हम हिंदू हैं। जो हिंदू कहते हैं उनको अच्छे पक्के सच्चे हिंदू बनना है और जो नहीं कहते हैं
उनका अपने स्वार्थ या विस्मरण से मुक्त होकर उस ओर बढ़ना है। ये किए बिना इस देश को दूसरा चारा नहीं है। और इसलिए ये स्पष्ट कल्पना मन में रखकर आप लोग सक्रिय हो जाइए, क्योंकि दुनिया को भारत की जरूरत है, भारत को इन बातों की जरूरत है। हम भारत के लिए काम करेंगे, भारत बड़ा बनेगा, विश्व को नई सुख शांति युक्त उत्तम दुनिया बनाएगा। आने वाले 30 वर्षों में ये हो सकता है अगर आज से हम सक्रिय हो गए तो। और इसलिए कृपया, आज का अच्छा दिन है, रविवार है, शुभ मुहूर्त है, अष्टमी तिथि है, सप्तमी तिथि है कृष्ण पक्ष की, तो इस मुहूर्त पर ये संकल्प करके आप लोग सक्रिय हो जाइए। इतनी एक विनंती आपके सामने रखता हूँ और इस कार्यक्रम का ये मेरा आखिरी वाक्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जी जी अब कुछ सूचना वगैरह सुननी है तो कृपया बैठ जाइए। नियोजित समय के बाद भी प्रश्नकर्ताओं ने प्रश्न दिए, उनको भी पूर्ण न्याय देने का प्रयास इस सत्र में हमने किया है। मैं अब माननीय प्रांत संघचालक जी को आमंत्रित करता हूँ, इस 2 दिन के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिन जिन का सहयोग हुआ है उनके प्रति ऋण निर्देश व्यक्त करेंगे। में जनगणम है। कार्यक्रमामध्ये उपस्थित असलेली सर्व मंडळी आणि कार्यक्रमासाठी सहकार्य केलेली सर्व मंडळी, सगळीच मंडळी आपली आहेत, त्यामुळे आभार कोणाचे मानायचे, कसे मानायचे हाही प्रश्नच आहे। तरीसुद्धा कार्यक्रमाची औपचारिकता म्हणून काही नामोल्लेख करणं हे अत्यावश्यक आहे। त्यामध्ये जी आपल्याला जागा उपलब्ध करून दिले ते नेहरू सेंटरची व्यवस्थापन समिती, कोणतीही वास्तू ही माणसांशिवाय आणि व्यक्तींशिवाय संपन्न होत नाही, आणि म्हणून या नेहरू सेंटरच्या सगळे जे कर्मचारी आहेत, या कर्मचाऱ्यांनी जो आपलेपणाने सहयोग दिलेला आहे, ते सर्व कर्मचारी, सर्व प्रशासकीय अधिकारी, सर्व सुरक्षा विभाग, वाहतूक विभाग, वैद्यकीय विभाग, अग्निशमन दल, विद्युत, जल आणि अन्य प्रशासकीय विभाग, तसेच मुंबईमध्ये पार्किंगची केवढी समस्या आहे आपल्याला माहिती आहे। त्यामुळे एटेरिया मॉल यांनी आणि NSCI यांनी पार्किंगसाठी जागा उपलब्ध करून दिली। तसंच आपण सर्वजण आपल्या व्यस्त दिनचर्येतनं 2 दिवस वेळ काढून संघप्रेमापोटी या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित राहिलात आणि उपकृत केलात, त्याबद्दल आपल्यालाही धन्यवाद। या सगळ्यांचे पुनश्च एकदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोकण प्रांताच्या वतीने आभार मानतो, धन्यवाद व्यक्त करतो आणि माझा आभाराचा कार्यक्रम संपवतो। धन्यवाद। जनगणमन के पूर्व एक निवेदन है। जो बंधु केवल आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, बाहर जाते समय एग्जिट द्वार के यहाँ उनको भेंट स्वरूप में कुछ पुस्तकें देने की व्यवस्था हुई है। कल जो बंधु थे वो लेकर गए होंगे, कल कुछ बचे होंगे, तो वो और आज जो आए हैं वो ऐसे एग्जिट गेट से बाहर जाते समय अपनी वो थैली लेकर जाए। जनगणमन के बाद कार्यक्रम संपन्न होगा, उसके बाद भोजन व्यवस्था सबके लिए है। जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे।
गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय